हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के बारे में। ये फिर दोबारा टॉपिक कवर कर रहे हैं और ज़्यादातर मैं रिटायरमेंट प्लानिंग और चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग पे काफ़ी बार वीडियो बना चुका हूँ और इसके पीछे रीजंस भी हैं। रीज़न ये है कि ये दो सबसे ज़्यादा ज़रूरी गोल है जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है, और सबसे ज़्यादा जो मिसलीड किया जाता है वो इन्हीं दो प्लान्स को लेके किया जाता है। आज आप किसी बैंक में जाओगे तो वो रिटायरमेंट के नाम पे या चाइल्ड एजुकेशन के नाम पे कोई ना कोई इंश्योरेंस आपको देने की कोशिश करेगा। आप इंडोमेंट पॉलिसी देगा या इधर आपको यूलिप पॉलिसी देगा। या सबसे ज्यादा जो गलतियां हम करते हैं वो ज्यादातर खास तौर से इन दो प्लान्स को लेके हम करते हैं। अगर मैं रिटायरमेंट की बात करूं तो हमें समझ में नहीं आता कई बार कि यार रिटायरमेंट के लिए मुझे पैसा जोड़ना है तो कैसे जोड़ूं। तो कई बार हम पीपीएफ में लगा देते हैं। मैं नहीं कह रहा पीपीएफ बुरा प्रोडक्ट है, लेकिन सारा का सारा पीपीएफ में एलोकेट कर देते हैं या एनपीएस कर लेते हैं, सारा का सारा एनपीएस में एलोकेट कर लेते हैं। या चाइल्ड एजुकेशन की बात है तो सुकन्या समृद्धि योजना, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका प्लान कैसे कर रहे हो तो बोलते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगा रहा हूँ। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या मेरे को उतने पैसे की जरूरत है जो मेरी रिक्वायरमेंट है आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। या मेरी चाइल्ड एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो जब मेरी बेटी जैसे मेरी छोटी 4 साल की बेटी है जो वो 15 साल के बाद यानी 18-19 साल की हो जाएगी, जब उसको पैसा चाहिए होगा उसकी पढ़ाई के लिए तो मेरे को कितना कॉर्पस चाहिए होगा और उसके लिए मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ। जितना कॉर्पस चाहिए उसके लिए क्या मैं आज इस समय करंट टाइम पे सही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल बनाई हुई है। ये एक्सेल मैंने अपने यूजर के साथ में भी शेयर करी थी। वो एक्सेल पे मैंने काम करके उनको भेजा था, तो मुझे लगा कि यही वीडियो पे टॉपिक बनाना ज़्यादा सुटेबल रहेगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं हम लोग। तो देखो, इसमें कुछ बताने का तो कुछ ऐसा खास तो है नहीं। सीधा एक्सेल पे चलते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे प्लान आउट करेंगे। मतलब जैसे मैं मेरे एग्जाम्पल में दूँ, मेरी 4 साल की बेटी है और मुझे प्लान करना है कि जब वो 18 साल की हो जाएगी, 19 साल की हो जाएगी, तब मेरे पास एक अच्छा खासा कॉर्पस हो सो दैट मुझे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़े। मैं नहीं चाहता कि उस समय मुझे लोन लेना पड़े और वो लोन की जिम्मेदारी मेरे डॉटर पे रहे और वो उसकी लायबिलिटी बन जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम इतना कॉर्पस जोड़ लूँ अपने लिए, मेरी डॉटर के लिए, ताकि उसकी पढ़ाई के लिए अगर वो बाहर पढ़ने जाती है, इंडिया में भी पढ़ती है, तो कम से कम इतना कॉर्पस हो, ठीक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, मुझे अलग से कुछ लायबिलिटी ना लेनी पड़े। तो अभी हम एक्सेल पे चलते हैं। आप लोग देखोगे ये एक्सेल क्या है और ये एक्सेल को मैंने कस्टमाइज किया है आपके हिसाब से। जैसे मेरे एग्जांपल में जैसे मैंने दिया कि मेरी डॉटर जो है 4 साल की है, जनवरी में 5 साल की हो जाएगी, लेकिन मैं 4 साल के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। और मैं मान के चलता हूँ कि 14 साल यानी जब 18 साल की होगी तब ग्रेजुएशन के टाइम पे मुझे एक लमसम कॉर्पस चाहिए होगा, लमसम पैसा चाहिए होगा अपनी डॉटर के लिए। तो एजुकेशन इन्फ्लेशन ऑब्वियसली जरूरी है। आज आप पैसा डाल रहे हो, उसकी वैल्यू आज से 10 साल के बाद सेम तो रहने वाली नहीं है। अमूल बटर कुछ समय पहले 50 रुपए का भी मिलता था, आज 180 रुपए किलो के हिसाब आई थिंक ज्यादा ही होगा। तो प्राइसेस धीरे धीरे कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से। लेकिन जो एजुकेशन की बात आती है, एजुकेशन इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है। अगर नॉर्मल इन्फ्लेशन की बात करोगे आप, जो फूड इन्फ्लेशन की, उससे ज्यादा एजुकेशन इन्फ्लेशन है। मुझे याद है जब मैं कैट की तैयारी कर रहा था एमबीए के लिए, तो उस समय 4-5.5 लाख रुपए की आपकी आईएम्स की फीस होती थी। आज 27-28 लाख रुपए के आसपास की फीस होती है। तो ये जो ग्रोथ है ये बहुत तेजी से बढ़ रही है अगर एजुकेशन के लिए कंपेयर करोगे आप। तो 10% या 15% कंसीडर करो। सबसे बड़ी गलती करते कि हम यहाँ पे 6% कंसीडर करते, नहीं, 10% या 15% कंजर्वेटिवली लो। तो 10% लिया। अब मैं मान के चलता हूँ कि आज अगर मैं अपनी डॉटर को पढ़ाने भेजता हूँ तो मेरे को एक कम से कम 10 लाख रुपए मिल जाए तो काफी होगा वो पैसा। ये मैं मान के चलता हूँ। मैं बोल रहा हूँ 28 लाख, 29 लाख, 30 लाख, वो अपनी जरूरत के हिसाब से कैलकुलेट करना, बस फिगर में आगे माइनस रखना क्योंकि कैश आउटफ्लो है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 लाख रुपए मेरे को आज की डेट में कॉर्पस चाहिए होगा इमीडिएट बेसिस पे। अगर मैं उसको ग्रेजुएशन के लिए कहीं ग्रेजुएशन पे बैठती है, ग्रेजुएशन करती है किसी अच्छे कॉलेज से, तो 10-15 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो 10 लाख रुपए के हिसाब से कैश आउटफ्लो है। तो जब वो 18 की होगी तब उस हिसाब से बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी तकरीबन 37,97,498, नहीं तकरीबन 38 लाख रुपीस का अमाउंट मुझे उस समय चाहिए होगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें मैंने 10% कंसीडर करा है। अब यहाँ पे टारगेट करने के लिए ना देखो 3 चीजें का टारगेट, 3 तरीके से टारगेट कर सकते हैं। 3 तरीके के कस्टमर्स हो सकते हैं, मोस्टली ये कह सकते हैं। या तो आप हर साल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो,
खासतौर से जो पीपीएफ वाले इन्वेस्टर होते हैं या सुकन्या समृद्धि वाले जो साल में एक बार पैसा डालते हैं और अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कि हाँ मैंने वहां कर दिया। तो देखो, अगर आपके पास कोई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पे आपको 7% के करीब का रिटर्न मिल रहा है, मान लीजिए एफडी है या बॉन्ड है या सुकन्या समृद्धि योजना पे भी आई थिंक 8% के आसपास का रिटर्न है, वो मान के चल रहा है। ये फिगर चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है मैंने 7% लिया तो 7% लेना आपको, आप 8% लगता है तो आपको 8% लीजिए। यहाँ पे चेंज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। अगर मेरे को 7% का रिटर्न मिल रहा है कंसिस्टेंटली फॉर द नेक्स्ट 14 ईयर्स, तो हर साल तकरीबन मुझे 1,68,400 रुपए का ईयरली सेविंग करना पड़ेगा, तब जाके 38 लाख रुपीस का अमाउंट तैयार होगा। अगर मैं फिक्स डिपॉजिट में कर रहा हूँ, सेफ ऑप्शन में कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो वही यहाँ पे भी हमने कंजर्वेटिवली नंबर्स लिया है कि मैं हर साल ये मान के चल रहा हूँ कि 10% का रिटर्न मुझे मिल जाएगा, एक एवरेज, आज से 14-15 साल के। इसके पे मैंने कई बार वीडियो बनाई है, मैंने आपको बताया है कि 10% 11% का रिटर्न कंसीडर करके मान के चलो। अनएक्सपेक्टेड नंबर्स में कभी भी कैलकुलेट मत करना। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो 10% हम कंजर्वेटिवली नंबर लिया है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आज से नेक्स्ट 14 सालों तक के लिए एक एवरेज जो रिटर्न मुझे मिल जाएगा मेरे फंड्स पे, मेरे इन्वेस्टमेंट्स पे, वो 10% के करीब का होगा। अगर 10% का रिटर्न मिलता है मुझे म्यूचुअल फंड से, स्कीम्स की बारे में बात नहीं कर रहे, इसके पे ऑलरेडी कई बार वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं लास्ट में एक बार बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हर साल मुझे 1,35,746 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एवरी ईयर, अगर मैं ये पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल रहा हूँ जहां पे मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है। तीसरा, मैं मान के चलता हूँ यार, आई एम वेरी मच नॉलेजेबल पर्सन, मैं एक प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, और मेरे को स्टॉक मार्केट की मान लीजिए नॉलेज है, सब कुछ जानता हूँ, मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मैं डेली बेसिस पे बैठ के चार्ट देख सकता हूँ, आई हैव अ एम्पल टाइम मान के चलो, और मैं आसानी से सर मैं तो आसानी से 12% रिटर्न हर साल आराम से निकाल सकता हूँ। स्टॉक मार्केट में डालूंगा, म्यूचुअल फंड्स में नहीं डालूंगा, तो मान के चलता हूँ कि आपको 12% रिटर्न मिल गया वहां पे, मतलब एक एग्रेसिवली अप्रोच ले रहे हो आप, ठीक है। म्यूचुअल फंड में तो आपने पैसा अपने फंड मैनेजर को लगाया, फंड मैनेजर उस चीज को मैनेज करेगा। स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के या आप स्मॉल केस या किसी भी तरीके का प्रोडक्ट देख लीजिए और वहां पैसा डाल रहे हो, क्योंकि आप उस चीज को ट्रैक कर रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो उसमें और नॉलेज है आपको। तो वहां पे अगर 12% रिटर्न मिलता है तो आपको 1,17,234 रुपए की ईयरली सेविंग करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, जब आप म्यूचुअल फंड्स में करते हो पैसा तो रीबैलेंसिंग करता है फंड मैनेजर, उसकी चार्जेस नहीं लगते, उसका एग्जिट लॉट नहीं लगता और उस पर टैक्सेस भी नहीं लगता। स्टॉक मार्केट में जब आप पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करते हो, लाइक जैसे स्मॉल केस में होता है कि स्मॉल केसेस में आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग हो जाता है, आपको मेल आ जाता है, वहां पे क्लिक करते हो, वो रीबैलेंसिंग हो जाती है, तो आपको टैक्सेस लगता है, प्लस एसटीटी, डीपी चार्जेस और अदर चार्जेस भी लगते हैं, तो वो चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे कंसीडर नहीं करी तो फिर भी हमने 12% रिटर्न कंसीडर करा है। तो म्यूचुअल फंड्स में 10% और यहाँ पे 12%, 1,17,000। चलो ये तो हो गया अब हमारा ईयरली सेविंग का। व्हाट अबाउट द मंथली प्लान्स? तो भाई हर महीने में अगर 7% का मुझे रिटर्न मिल रहा है एवरी ईयर, और हर महीने ये पैसा मैं आरडी कर रहा हूँ, फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे 7% के करीब का फिक्स रिटर्न मिल रहा है, तो हर महीने आपको 13,370 रुपए की मंथली एसआईपी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका 38 लाख रुपीस का अमाउंट एक्यूमुलेट होगा एट द एज ऑफ 18, जब मेरी डॉटर 18 साल की हो जाएगी। अगर मैं म्यूचुअल फंड में करता हूँ जहां पे मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो हर महीने मुझे 10,438 रुपए की मंथली एसआईपी करनी पड़ेगी। एंड आई एम ओवर स्मार्ट, आई नो एवरीथिंग अबाउट द मार्केट, इक्विटी मार्केट, आई एम वेरी मच, आई हैव एन एक्सपर्टीज, I understand about the stock market, or I can do and I can track the stock market or equity market, and I'm investing my money in every month in stock. I'm just picking a stock in a very good company and I'm putting my money. और 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो you need to invest your money 8,789। बस लास्ट वाले इसमें मैं एक चीज और आपको बता दूं, जब हर महीने आप SIP करते हो, इसलिए मैं even I would not recommend you कि आप स्टॉक्स में कभी भी SIP करो। रीजंस, सबसे पहला रीजन, जब भी आप स्टॉक्स के एसआईपी करते हो, हर ट्रांजैक्शन पे ब्रोकरेज तो आजकल हर जगह नहीं लगती है, कुछ जगह लगती है, कुछ नहीं लगती। ब्रोकरेज ना भी लगे लेकिन एसटीटी चार्जेस, डीपी चार्जेस और बाकी जो टैक्सेस होते हैं वो लगते ही है। इस पे मैंने जब एक वीडियो बनाई थी स्मॉल केस वाले में, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था क्या क्या चार्जेस लगते हैं। उसके अलावा अगर ब्रोकरेज जीरो भी है तो भी उसके अलावा अदर चार्जेस होते हैं, तो वो चार्जेस लगते ही है। आप पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करोगे, एग्जिट करोगे, वो अलग है, उस पर टैक्सेस लगेगा, वो अलग कैलकुलेशन है, तो वो चीज को कंसिडर कर लेना। फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि हर साल 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो 8,779 रुपए की आपको मंथली स्टॉक्स की सिप करनी पड़ेंगी। मेरी तरफ से अगर आप मुझसे पूछो पारितोष एक सजेशन दे, तो मेरी तरफ से सबसे बेटर ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। ऑब्वियसली
क्योंकि 14-15 साल जो है वो इक्विटी मार्केट में ही पैसा रहना चाहिए। 14-15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, उतना रिटर्न्स भी नहीं करोगे। या तो इधर आपके पास बहुत पैसा हो, ठीक है, हर साल सेविंग कर पा रहे हो और आपको रिस्क भी नहीं लेना तो बात अलग है, लेकिन आपको एक ऑप्टिमाइज तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि आपके पास अदर फाइनेंशियल गोल्स भी है। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चे की पढ़ाई के लिए कर रहे हो, आप हो सकता है आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो सकता है आप घर खरीदना है उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो अलग अलग सेपरेट फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं आपके, तो उसके हिसाब से तय करना है आपको कितना सेविंग्स में कर पा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड्स की जो एसआईपी करना सबसे बेटर ऑप्शन होगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कौन से फंड्स में एसआईपी करनी चाहिए, हालांकि काफी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आप अपनी रिस्क एपेटाइट पे चूज कर सकते हो। बट देखो एक चीज ध्यान रखिए, जब 14-15 साल की बात है, इस पे मैंने कई बार वीडियो बनाई है, equity would have never given you negative return, equity funds would have never given you returns if your investment period is more than 7 years। अगर रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे बात करो, ठीक है, अगर आप सिप करा रहे हो, एसआईपी चल रही है, म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट है, तो कभी भी आपके उस फंड्स पे, उस इन्वेस्टमेंट्स पे नेगेटिव रिटर्न आपको नहीं मिला अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 7 साल के लिए 7 साल से ज्यादा होल्ड करते हो। ये मैंने रोलिंग रिटर्न्स पे कई बार वीडियोस में बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पे हम 14-15 साल की बात कर रहे हैं, तो आप ये कंसीडर कर सकते हो ऐसा सेव, मतलब 99% श्योर, 1% तो वी डोंट नो कि क्या हो जाए जब आप पैसा निकाल रहे हो, लेकिन 99% है कि आपको 10% से ज्यादा का रिटर्न मिल जाएगा। और हमको ये प्रोबेबिलिटी, इक्विटी, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ऑल आर द प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, तो हमको फिर भी सेफर साइड पे लेके चलना है और एक प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। तो बेटर होगा कि म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना सबसे बेटर ऑप्शन है। कौन से फंड्स में करना है, तो देखो 14-15 साल का पीरियड है, तो आप अपना पैसा एलोकेट कर सकते हो 2 से 3 फंड्स में। बहुत सारे फंड्स भी नहीं खरीदने। आई नो मैनी पीपल, मैं देखता हूं जब वो मेरे को अपनी एक्सेल शीट शेयर करते हैं या डिस्कस करते हैं, व्हाट दे डू कि चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के नाम पे उनके पास 10 एसआईपी चल रही है अलग अलग फंड की, अलग अलग फंड हाउसेस से। मैं उनसे पूछता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोलते हैं कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है। ऐसा नहीं होता, ओवरलैपिंग होती है, कंसिस्टेंटली आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न ही कम होते हैं। 2 फंड 3 फंड, आई थिंक मेरे अगर मेरा आप मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो 2 फंड्स काफी है। थोड़ा सा और एक्सपोजर बनाना है तो इंटरनेशनल इक्विटी में चले जाओ, अगर कि रुपी की डेप्रिसिएशन की वजह से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी 2 फंड्स काफी है यार। एक आप तो ले लीजिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों को एक्सपोजर मिल जाता है। फंड मैनेजर अपने हिसाब से, मार्केट के हिसाब से एलोकेशन चेंज करता है। दूसरा आपको जाना चाहिए लार्ज कैप में या इंडेक्स में, इट इज डिपेंड ऑन यू। आपको स्मॉल कैप में जाना है, स्मॉल कैप में भी जा सकते हो 100%, बट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ऑलरेडी स्मॉल कैप में मिल जाता है और लार्ज कैप कैटेगरी में थोड़ा सा एक्सपोजर स्मॉल कैप में होता है, तो 100% स्मॉल कैप में डालने की जरूरत इतनी खास होती नहीं है और एलोकेशन भी काफी सही रहता है। बाकी ये पैसा डेट फंड्स में लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। और यहाँ पे यूलिप, इंडोमेंट प्लान्स, क्योंकि आई नो कि मेनी पीपल व्हाट दे डू कि वो इंश्योरेंस खरीद लेते हैं। चाइल्ड एजुकेशन प्लान के नाम पे इतने सारे इंश्योरेंस मिलेंगे आपको, उनसे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उनकी जो बेसिकली इनके जो रिटर्न्स होते हैं, बेस्ट टू बेस्ट रिटर्न्स इफ आई वुड से 7% मिल जाएगा। अब आपके सामने है कि अगर आप हर साल इतना सेविंग कर पा रहे हो और 7% रिटर्न से आप खुश हो तो ठीक है, या यू कैन पुट योर मनी इन इंडोमेंट प्लान्स। अगर आप ऑप्टिमाइज तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, जिसमें सबसे बेटर ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड्स। आप बोलोगे वहां पे इंश्योरेंस मिलता है, टर्म प्लान मिलता है, तो अगर आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हो तो 10 लाख रुपए का ही आपको इंश्योरेंस कवर होगा, तो 10 लाख रुपए से आपका काम चलेगा? पहले अपने आप से पूछिए। इससे बेटर होगा आप टर्म प्लान ले लीजिए 1 करोड़ का, वो ज्यादा बेटर है। इन केस यू आर नॉट अराउंड हियर, तो आपके नॉमिनी को एक अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, तो जितनी जरूरत है वो पूरी फुलफिल हो जाएगी। तो यूलिप और इंडोमेंट प्लान सिर्फ इंश्योरेंस के लिए मत खरीदिए, उसका चाइल्ड एजुकेशन प्लान से अलाइन करना है कोई इन्वेस्टमेंट, तो म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये एक्सेल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इसको खुद से कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आई एक्सपेक्ट 1 लाइक। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज 1 लाइक जरूर कीजिए, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, आगे भेजिए, शायद उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी। और हम इसी तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे वीडियोस बनाते हैं इस चैनल पर। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वेट किस चीज का कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर हमारे साथ आप पैसिव इनकम क्लब एलाइट ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे हम पोर्टफोलियो एडवाइजरी और एल्गोरिथम ट्रेडिंग का काफी सारी वेबिनार्स करते हैं और एडवाइजरी के लिए मेरी असिस्टेंस आपको मिल जाएंगी जो पर्सनलाइज्ड होंगी। तो अगर आपको चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका। बाकी लाइक जरूर कर देना, भूलना मत। और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।